सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर थ्योरीज ऑन डिप्रेशन. किस पे हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं? मेजर थ्योरीज ऑन डिप्रेशन. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिप्रेशन, द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, and different theories or therapies to deal with the depression. We have also dealt with the case study of depression of the our main protagonist, that is Priya Sharma, और उसके सारा केस हमने देखा. Now we are going to understand some of the theories of depression. So whatever causes we have identified to define and give the causes for that particular mental disorder, we are trying to now shape those causes in a particular theory. So in the examination, this theory can come. What is the cognitive theory of depression according to Aaron Beck? ठीक है, सिंपल सा नाम हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि एरॉन बैक के अकॉर्डिंग व्हाट इज द थ्योरी ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन कैसे होता है, उसके कॉजेस क्या हैं, ऐसा बोला जा सकता है. 2 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है. 16 2 मार्कर्स आर गोइंग टू बी देयर इन योर पेपर. या हो सकता है 7 मार्कर में भी आ जाए. तो राइट डाउन द फर्स्ट थिंग, that cognitive theory of Aaron Beck says that what is the core idea of this theory? Depression stems from and cognitive distortions. मतलब ये जो डेफिनेशन आपने जेनेरिक डेफिनेशन आज से 2 क्लास पहले लिखी थी अबाउट डिप्रेशन, वहां भी तो आपने निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स का वर्ड लिखा था नहीं लिखा था? मूड डिसऑर्डर लिखा था आपने, निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स लिखा था, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन लिखा था. तो ये बेसिकली किसकी डेफिनेशन थी? एरॉन बेक की डेफिनेशन थी. अब एग्जाम कैसा है? एग्जामिनर बहुत इंटेलिजेंट है. एग्जामिनर आपसे बोलेगा एरॉन बेक का कंट्रीब्यूशन बताइए साइकोलॉजी में. चाहे तो वो ऐसा क्वेश्चन बना दे. अब आप सोचते रहो कि एरॉन बेक ने किस टॉपिक पे बोला है. अगर हमें यही नहीं पता तो हम तो आगे कुछ कर ही नहीं सकते. But you just remember that Aaron Beck has contributed in the cognitive theory for the depression. And he has mentioned about the cognitive triad. किस बारे में बात की है उन्होंने? Cognitive triad. अब ट्रायड मतलब 3 कंपोनेंट है, मतलब डिप्रेशन 3 चीजों से होके बनता है. दिस इज द ट्रायड. सेंटर में क्या है? डिप्रेशन. सो कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ एरॉन बेक पूछा जा सकता है. तो पहला सेंटेंस है ट्रायड का, निगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ. आई एम वर्थलेस. आई एम वर्थलेस. चलो ठीक है, मैं वर्थलेस हूं, ऐसा एक थॉट उस ट्रायड का पहला स्टेटमेंट और कंपोनेंट हो सकता है. दूसरा स्टेटमेंट है, द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट द नेगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, दैट एवरीथिंग इज अनफेयर. इस दुनिया में हर चीज क्या है? अनफेयर है. ये भी एक निगेटिव व्यू है. निगेटिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. निगेटिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग. तो चलिए, आज प्रेजेंट को लेके तो मैं पेसिमिस्टिक हूं. पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है? निराशावादी. बिल्कुल सही. तो आप निराशावादी हैं, तभी तो लिख रहे हैं कि हर चीज क्या है इस दुनिया में? कहीं भी जस्टिस नहीं है. हर जगह क्या है? इनजस्टिस. अनफेयर है हर चीज. इसीलिए जब आज प्रेजेंट में एवरीथिंग इज अनफेयर, तो फ्यूचर में भी कैसी रहेगी? अनफेयर ही रहेगी. तो आप क्या बोलेंगे? थिंग्स विल नेवर इंप्रूव. थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक दिस. इज इट क्लियर? अब ये जो थिंकिंग है आपने लिखा ऊपर, इट्स अ निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट एंड द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. कैसा वर्ड आपने लिखा? कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. तो कहने का मतलब है कि निगेटिव थॉट्स का ट्रायड बनाया आपने. किसका ट्रायड बना? ये इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा. क्या? जो निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट हैं वो 3 कैटेगरी के हैं. एक, आप अपने बारे में निगेटिव सोच रहे हैं. सेकंड व्यू इज द नेगेटिविटी अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द सोसाइटी अराउंड यू, व्हिच इज ऑलवेज अनफेयर एंड डू इनजस्टिस टू द इंडिविजुअल्स. एंड द थर्ड नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर. इज रिलेटेड टू द फ्यूचर. तभी तो हमने प्रिया के केस में क्या देखा था, उसका सोल्यूशन के केस में क्या देखा था कि साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट क्या बोलेगा उसको? एक फ्यूचर की पॉजिटिव पॉसिबिलिटी पे बात करेगा. किस पे बात करेगा? और वो अगर ऐसे थॉट्स हैं तब तो डेफिनेटली फ्यूचर आप निगेटिव प्रोजेक्ट करेंगे, ना कि पॉजिटिव. तो तीसरा निगेटिव ट्रायड क्या बना निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट का? दैट थिंग्स विल नेवर इंप्रूव. थिंग्स क्या होने वाली हैं? कभी भी बेटर नहीं होने वाली हैं.
So this triangle or cognitive triad by Aaron Beck is very very important. ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से इसको लिख के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. बट सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन? ये क्वेश्चन का आंसर तो हमने किया ही नहीं. Yes, I understood that we have learned what are the cognitive traits of negative automatic thoughts, but what is the cognitive distortion? आपने सोच में गलती कहां की कि आप इस जगह लैंड कर गए नेगेटिव थॉट्स में? आपने गलती की 2-3 जगह. पहला डिस्टॉर्शन लिखेंगे ओवर जनरलाइजेशन. पहला आपने डिस्टॉर्शन क्या किया? ओवर जनरलाइजेशन. पहला डिस्टॉर्शन क्या है? आपने ओवर जनरलाइजेशन. जस्ट लाइक दैट कि अगर मेरा पहला प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैंने अपने बारे में क्या सोचना शुरू कर दिया? दैट आई एम, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं वर्थलेस हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं. अब एक एग्जाम के एक रिजल्ट से आपने खुद को निगेटिव जज करके ओवर जनरलाइज कर दिया. वर्थलेस मतलब मैं किसी एग्जाम को क्लियर करने लायक नहीं हूं, मैं कोई भी काम करने लायक नहीं हूं. दिस इज ओवर जनरलाइजेशन ओनली. तो पहला डिस्टॉर्शन क्या किया आपने? ओवर जनरलाइजेशन. दूसरा है कैटेस्ट्रोफाइजिंग, मतलब आपके साथ हमेशा क्या होने वाला है? निगेटिव अनफेयर चीजें ही होने वाली है. कैटेस्ट्रॉफ होगा, डिजास्टर होने वाला है, मतलब यू आर बॉर्न टू फेस डिजास्टर्स इन लाइफ. मेरी जिंदगी में आज तक कुछ अच्छा हुआ ही कहां है, मैं तो कुछ भी करूं एंड में क्या हो जाता है? बुरा ही होता है मेरे साथ. अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में, जिंदगी में, तो यू आर बेसिकली गोइंग थ्रू विच डिस्टॉर्शन? कैटेस्ट्रोफाइजिंग. कैटेस्ट्रोफाइजिंग मतलब ये उस तरह की बात हो गई कि सर मैं जिस चीज को हाथ लगाता हूं वो चीज क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, या वो बिगड़ जाती है, या वो काम बिगड़ जाता है. कुछ लोग होते हैं ऐसी निगेटिव चीज, और फिर वो हर अच्छी चीज से खुद को दूर रखते हैं. आप उनसे आशीर्वाद लेने जाओगे तो बोलेगे बेटा आज मत लो क्योंकि आज तुम्हारा एग्जाम. अब मैं किस कैटेगरी का पर्सन हूं? मेरे आसपास भी तुम भटक गए, मेरा काला साया भी तुम पे पड़ गया, तो क्या होने वाला है? तुम्हारा एग्जाम बिगड़ जाएगा. मतलब आप खुद को इतना निगेटिव शेड में करते हैं, और अपने अपने से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल है या आपकी भी कोई एक्टिविटी है वो अल्टीमेटली क्या होने वाली है? बिगड़ने वाली, गोइंग टू बी डिजास्टर्स. थर्ड है पर्सनलाइजेशन, मतलब आप हर चीज को क्या लेते हैं? किसके साथ बुरा होगा? मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ समाज ने गलत किया, मेरे साथ दुनिया ने गलत किया. द सोसाइटी, द पीपल, द यूनिवर्स, द गॉड is unfair to whom? Myself. तो तब जब इस तरह की पर्सनलाइजेशन आप देखते हैं तो आप दूसरों को ज्ञान नहीं देते कि नहीं नहीं भाई सबके साथ ऐसे ही होता है, तू कोई यूनिक नहीं है, तू अकेला प्रीलिम्स फेल नहीं हुआ है, तेरे साथ लाखों बच्चे और फेल हुए हैं. तो प्लीज ऐसा मत सोच कि एमपीपीएससी तेरे अगेंस्ट है, तेरे साथ अनफेयर है, तेरे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है. लाखों बच्चे को प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ. व्हाई यू आर पर्सनलाइजिंग इट? These are the three distortions which lead to the negative automatic thoughts, and these loop में अगर आप ये negative automatic thoughts को continuously run करेंगे तो you will lead towards what? तो अब इस थ्योरी के बेस पे, एरॉन बेक की थ्योरी के बेस पे आप यहां पहुंचे कि डिप्रेशन हम समझते हैं सर कि निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स के थ्रू आता है, लेकिन उस निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट का ट्रायड बहुत इंपॉर्टेंट है. किस तरह के निगेटिव? हमने एक बहुत जनरलाइज डिस्कशन किया प्रीवियस क्लासेस में कि निगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको वर्थलेस फील होता है, यूजलेस फील होता है, फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं, आपकी स्लीप साइकिल और फिजिकल पूरी रूटीन चेंज हो जाती है, वो सब ठीक है. बट उस निगेटिव थॉट पे रिसर्च किया एरॉन बेक ने, और उसने बताया 3 तरह के निगेटिव थॉट्स होते हैं. पहले में आप क्या बोलते हैं? निगेटिव व्यू ऑफ द सेल्फ. दूसरे में निगेटिव व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और थर्ड है निगेटिव व्यू ऑफ द फ्यूचर. अगर ये ट्रायड आपने कंप्लीट कर लिया तो बधाई हो, डिप्रेशन से आप नहीं बच सकते. तो अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो अगर 3 में से एक कंपोनेंट भी आप बच गए तो डिप्रेशन से आपको बाहर निकाला जा सकता है. लेकिन तीनों पे आपने कमांड हासिल कर ली तो डिप्रेशन से आपको कोई भी नहीं बचा सकता.
then you will need a very long therapy. And what are the causes in the thinking pattern? Rationality नहीं है यहाँ पे. आपने stereotypes पढ़ा था. What are stereotypes? देखिए definition. अच्छा, पिछली यूनिट के नोट्स नहीं होंगे आपके पास. नहीं, इसी यूनिट में पढ़ा था ना आपने. हाँ, एटीट्यूड में ही तो पढ़ा था, तो होंगे नोट्स. देखिए, व्हाट इज अ स्टीरियोटाइप. क्या बोलता है? पनौती. यस, बिल्कुल सही बात है. कि सर मैं कुछ भी करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, या मेरे आसपास भी कोई जुड़ जाएगा तो उसका क्या होगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो पनौती वर्ड इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर कैटास्ट्रोफाइजिंग. मेरे साथ ही बुरा होता है, पता नहीं मेरे साथ क्या है. हे प्रभु, व्हाई मी. राइट. भाई, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टीरियोटाइप? राइट. ओवर सिंप्लीफाइड या ओवर जनरलाइज्ड बिलीफ. ये वर्ड आपको मैंने वहां पढ़ाया था, इसलिए मैं आज उसको डिस्कस कर रहा हूं. भाई, कोई भी वर्ड देखते हो ना तो ऐसे फ्लैश हो जाना चाहिए कि ये वर्ड कहां पढ़ा था इसके पहले. स्टीरियोटाइप्स में पढ़ा था. तो दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में जब आप कंसेप्ट बनाते हैं तो ओवर सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ता है. वहां तो मुझे बात समझ में आती है, लेकिन खुद के बारे में निगेटिव ओवर सिंप्लीफिकेशन, निगेटिव ओवर जनरलाइजेशन, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा. सिर्फ एक ही रास्ते लेके जाएगा, डिप्रेशन. तो ये काम नहीं करेंगे. ये दोनों वर्ड्स आज आपने फर्स्ट टाइम पढ़े. ये आप पहले पढ़ चुके थे इन द विच टॉपिक? स्टीरियोटाइप. दूसरी है लर्न्ड हेल्पलेसनेस थ्योरी बाय मार्टिन सेलिगमैन. लिखिएगा, नेक्स्ट थ्योरी लिखिएगा. बिल्कुल सही रूबी. ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ्स. Oversimplified beliefs. What is the core idea? That repeated exposure to uncontrollable negative events leads to a sense of powerlessness. It is called as learned helplessness theory. This theory is very famous in among the psychologists, among the psychotherapy field. Learned helplessness मतलब आप सीखते हैं लाचारी. क्या करते हैं यहाँ पे आप? लाचारी सीखते हैं. लर्नड है, सीखी हुई है लाचारी. आप बचपन से तो बहुत पॉजिटिव पैदा हुए थे, लेकिन आपने अब हेल्पलेसनेस क्या कर ली है? सीख ली है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आई कांट डू एनीथिंग. और ये लर्नड हेल्पलेसनेस जनरली रिलीजन में डाली जाती है. आपने सुना है प्रेमानंद जी के सामने आते हैं ना भक्तगण, वो लर्नड हेल्पलेसनेस टाइप की कभी कभी बातें करते हैं, तो प्रेमानंद जी उनको डांट देते हैं. अपना कर्म तो करो. तुमने तो सरेंडर के नाम पे कर्म भी सरेंडर कर दिए, सिर्फ फ्रूट सरेंडर करने बोला था. लोग क्या करते हैं? कर्म भी सरेंडर कर देते हैं. मतलब मिसकंसेप्शन की पराकाष्ठा है. अब क्यों ऐसा करता है इंसान? क्योंकि वो सेल्फिश है, वो लेजी है, वो इनर्शिया से लीड हो रहा है, इसलिए चाहता है कि अरे अरे श्री कृष्ण ने बोला है सरेंडर, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ फ्रूट्स का सरेंडर बोला था, तुमने तो एक्शंस का ही सरेंडर कर दिया. इसीलिए कर दिया क्योंकि तुमने एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस सीखी है कि मैं कुछ भी कर लूं, रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा निगेटिव ही आना है. तो जब फ्रूट्स निगेटिव ही आने हैं तो एक्शन करके फायदा ही क्या? तो मैंने एक्शंस भी सरेंडर कर दिए. दिस इज वेरी रॉन्ग. तो यहां पे क्या है कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस में सीखी हुई लाचारी जो है आपकी, रिपीटेड एक्सपोजर टू अनकंट्रोलेबल नेगेटिव इवेंट्स लीड टू अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस. बार बार अगर आपके साथ कुछ निगेटिव हो रहा हो तो आप सीख जाते हैं कि भाई आई एम डेस्टिन्ड टू बी अ लूजर. आई एम डेस्टिन्ड टू बी अ लूजर. अब जनरली लर्न्ड हेल्पलेसनेस जो होता है ये अपब्रिंगिंग के टाइम पे बुलीज के कारण होता है. ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो सोशियो कल्चरल या स्कूल एनवायरनमेंट में बच्चा सीखता है. बात समझ में आई? जैसे आपने बहुत सारी हिंदी मूवीज में पहले देखा होगा कि बच्चे का जन्म होते ही मां की डेथ हो जाती है, तो परिवार बच्चे को पनौती बोलता है
कि तू तो पैदा होते ही मां को खा गई। ऐसी लाइनें आपने हिंदी मूवीज में 100% सुनी होंगी। बात समझ में आ रही? अब उसकी माँ की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, वो किसी मौसी के यहाँ रहती है, किसी बुआ के यहाँ बेचारी पली बढ़ रही है, पल रही है, बढ़ रही है, वो बड़ी हो रही है, और वहां पे बार बार उसको क्या दिया जा रहा है? लर्नड हेल्पलेसनेस थेरेपी दी जा रही है। फिर ऐसा बच्चा दिन भर सिर्फ घर में काम करता है, क्योंकि वो एहसानमंद है अपनी बुआ, काकी, चाची का, कि उन्होंने उसे पाला। और चाची पूरी जिंदगी में यही एहसास दिला रही हैं, या जो भी रिलेटिव हैं, कि आप बहुत बड़े पनौती हैं, आप कैटेस्ट्रोफाइजिंग करती हैं, आपके प्रेजेंस ही निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। एक आपने मूवी देखी है कौन सा भाई वो मूवी, लंदन ठुमकदा वाली, कौन सी मूवी थी? अरे कंगना रनौत की क्वीन। क्वीन में वो बाहर जाके बोलते हैं मेरी जिंदगी इतनी खराब हो गई, मेरी जिंदगी बहुत खराब हो गई, बोलती है ना वो ड्रिंक करके। दैट इज लर्नड हेल्पलेसनेस थ्योरी एंड ओवर जनरलाइजेशन, कैटेस्ट्रोफाइजिंग। पूरा जिंदगी खराब हो गई, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बंदा छोड़ देता है, उसमें यही होता है। तो दीज आर दी थ्योरीज। तो ये थ्योरी किसने दी है? मार्टिन सेलिगमैन ने दी है, राइट। तो बचपन में अगर बच्चा स्कूल में बुली होगा तो उसके बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स होते हैं। अब इशू ये होता है कि कई बार चाइल्ड अब्यूज भी होता है। आपने मूवी देखी हाईवे? नहीं देखी? आलिया भट्ट। भाई जिंदगी में दो काम तो इंसान को करने ही चाहिए, या तो उसकी रीडिंग हैबिट हो और या उसकी मूवी वॉचिंग हैबिट हो। अगर दोनों ही नहीं है तो वो सीखेगा कहां से? इंसान को जिंदगी में दो में से एक आदत डालनी चाहिए। या तो नई किताबें पढ़ो ताकि कुछ नया सीखो, और या फिर कोई मूवीज देखो ताकि कुछ नया देखो, उससे भी सीखने मिलेगा। भाई एक हैबिट तो डालो। कौन सी मूवी बोल रहा था मैं? पटाखा गुड्डी। गाना नहीं सुना आपने? सुना होगा, काफी ए आर रहमान का सॉन्ग है, बहुत फेमस था। रणदीप हुड्डा तो ट्रक ड्राइवर रहता ना उसमें। तो उसमें एक्चुअली चाइल्ड अब्यूज होता है आलिया भट्ट के साथ, राइट। सो दैट चाइल्ड अब्यूज और एनी काइंड ऑफ बुली which a kid cannot share with her or his parents। जैसे कई बार स्कूल में आप घर आए और आपने बोला मम्मी पापा को कि पापा पापा वो मेरे को मोटा बोल रहा था। पापा बोलेंगे तू मोटा है इसलिए तेरे को मोटा बोल रहा था। अब बच्चा कुछ उम्मीद बच्चा कुछ उम्मीद लगा रहा था कि पापा उसको सपोर्ट करेंगे, उसको इसे काउंटर करने का तरीका बताएंगे। पापा तो खुद उनकी गैंग में शामिल हो गए। घर आता हूं तो बुली टू द पावर एक्स हो जाता है। अब ऐसे केस में वो बच्चा करे तो क्या करे? तो बच्चा आइसोलेशन की तरफ जाता है। भाई बुली से बचने का एक ही तरीका है कि ये वहां से वो आ रहे हैं, कट के निकल लो, नहीं तो अभी मिल जाएंगे तो बुली कर देंगे, मेरे को चिढ़ाएंगे और मुझे नहीं चिढ़ना। जनरली मोटे लड़कों के साथ ये होता है, राइट। लड़कियों के साथ भी होता होगा अमंग द फीमेल जेंडर, मुझे तो पता नहीं भाई, हम तो लड़कों के बीच ही रहे। एंड आई वाज द फैट वन, आई वाज द बुलीड एट दैट टाइम। काफी ज्यादा फैट था उस समय में, मोटा था। बट मोटी चमड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मोटी। नहीं नहीं, वो तो पुण्य कर रहे हैं ना। क्योंकि आप सामने वाले को स्ट्रांग बना रहे हो। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, राइट। बट सामने वाले को अगर नहीं बनना है तो बोल दे भाई। देखो बुली एंड आपको पता है कॉलेज में रैगिंग बैन हो गई। तो चाहे स्कूल की बुली हो चाहे कॉलेज की रैगिंग हो, उसका मकसद क्या है? सामने वाले को स्ट्रांग बनाना। आपको ये तो अच्छा काम है, जरूरी काम है। नहीं तो कैसे सर आप स्ट्रांग नहीं बनोगे? आप यहाँ स्कूल के दोस्तों का या कॉलेज में सीनियर्स की आप थोड़ी बहुत अब्यूज नहीं, वो भी वर्बल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज तो अब आजकल होना बंद हो गया है रैगिंग में, नहीं तो पहले तो चांटे पड़ा करते थे और लोग गिनते नहीं थे। मेरे तो फ्रेंड है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के, एक भैया हैं 2-3 साल सीनियर है, उन्होंने वहीं से पढ़ाई की है। वो बताते थे कि हमारी रैगिंग कैसे होती थी। 60-60 चांटे लगातार खाते थे वो। बस बंदा खड़ा है और एक हर सीनियर आके एक मार रहा है।
और बंदे को ना चू चा करनी है ना अपनी जगह से हिलना है। फिजिकल रैगिंग होती थी। बट वो सब रैगिंग के तो जमाने चले गए, हमारी वर्बल हुई है। उन सब ने हमें स्ट्रांग बनाया है, उसका मकसद यही है। लेकिन यस, समटाइम्स सम पीपल क्रॉस द लाइंस, राइट, एंड दैट्स व्हाई इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि फिर रैगिंग को हमें बहुत इलीगल या बैन करना पड़ा, कहने का मतलब है, बिकॉज इट लीड्स टू हार्म। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे केसेस में आप क्या मानने लगते हैं, एट्रीब्यूशनल स्टाइल इंटरनली, और फिर दूसरा एंड लास्ट में। तो these three statements are related to learned helplessness theory. Yes, जेईसी में बहुत गंदी होती है हर्ष, आई डोंट नो आज हो रही है कि नहीं, लेकिन आज से 20 साल पहले बहुत बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल था जेईसी जबलपुर में। आप पूछ लेना कोई सीनियर भैया हो, अगर आपके भैया दीदी, बहुत बुरा हाल था। और अगर आपका बड़ा भाई भी होगा ना, जस्ट 1 साल सीनियर, वो भी आपको नहीं बचा पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सीनियर्स का बैच बोल देगा कि भाई तेरा छोटा भाई है ना, तो तू मत जा, तू रूम पे बैठ, तेरे को बुरा लगेगा, हम तेरे भाई को चांटा मारेंगे। मुर्गा बना के रखते 3-3 घंटा, मुर्गा, वो बैठे हो मुर्गा बने हो कभी? वो पीछे वाले लोग तो बहुत अमेज में देख रहे हैं, मुर्गा, इंसान कैसे मुर्गा बन सकता है? स्कूल में नहीं बने आप? 3-3 घंटे उस पोस्चर में डाल देते हैं, बनते देखा है। ओके चलो ठीक है, बहुत गंदी होती भाई वहां पे। तो बहुत नाम था जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का उस जमाने में, मेरा फ्रेंड भी पढ़ा है वहां से। बट ये सब चीजें अल्टीमेटली अगर निगेटिव साइकोलॉजिकल स्टेट में चले जाए, लेकिन फिर आफ्टर रैगिंग बहुत सपोर्ट मिलता है, राइट फिर सीनियर्स आपको एज ए छोटा भाई, एज ए फ्रेंड रखते हैं, हर जगह ले जाएंगे, हर चीज सिखाएंगे। उनका मकसद आपको डाउन फील कराना नहीं है, उनका मकसद है आपको स्ट्रांग बनाना, टू गेट रेडी फॉर दिस रूथलेस वर्ल्ड, जहां पे सिर्फ जंगल राज चलता है। कौन सा राज चलता है? whoever is powerful is going to ruin you, बस सिंपल सी बात। यही है सोसाइटी, और इकोनॉमिक्स तो ऐसे ही चल रही है ना, यस और नो? हाँ, मरो या मारो ही है, एक्चुअल में तो यही है, इकोनॉमिक्स में तो यही चल रहा है। तो उसके लिए तैयार कैसे हो गए मामाज बॉय? How will you get ready? Only by bullying, ragging and all. But yes, it must be constructive. Next theory है hopelessness theory, इसी का extension है, emphasizes expectation of a negative outcome. तो negative outcome का expectation तो पिछली theory में भी हमने देखा था, by Aaron Beck। फ्यूचर को लेके कैसा है वो? नेगेटिव है। तो अगर फ्यूचर को लेके आप नेगेटिव हैं, तो उस थ्योरी को हम क्या बोलेंगे? होपलेसनेस थ्योरी। ध्यान रखिएगा इसका, इसी को तो बोलते हैं होपलेसनेस थ्योरी। तो अगर एग्जाम में 2 मार्कर आ जाए, अगर ये 2 मार्कर आ जाए एग्जाम में, तो लिख दीजिएगा कि होपलेसनेस मतलब भविष्य को लेके ना उम्मीद हो जाना। क्या हो जाना? जनरली होता है ना, कई बार 3-4 मेंस के बाद, 5-6 प्रीलिम्स और 3-4 मेंस के बाद भी इंटरव्यू कॉल नहीं आती, तो बच्चा क्या करता है कि सर अब हो गया हूं 30 साल का, अब नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे ही टाइम पर दीपिका पाटीदार जैसे टॉपर्स काम आते हैं, राइट? 5-5 इंटरव्यू देने के बाद जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको उनसे क्या नहीं सीखना है? होपलेसनेस। क्या नहीं सीखना है? होपलेसनेस। और ये तभी हो सकती है जब आप अपने परफॉर्मेंस को लेकर रैशनल रहो। क्या रहो? रैशनल रहो। कहने का मतलब, पहले एग्जाम में प्रीलिम्स दिया 60 क्वेश्चन करेक्ट है, अगले में 65, उसके बाद 70, ग्रोथ हो रही है ना, तो लगे रहो, लगे रहो, छोड़ो मत। लेकिन हाँ, वही बोल रहा हूं कि आपकी होप का हमेशा एक रैशनल बेस होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि सुबह उठ के लगता है कि मैं कलेक्टर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, इसलिए सर 10 साल से परीक्षा दे रहा हूं, ये गलत रीजन। नेक्स्ट थ्योरी है साइकोडायनेमिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। लेकिन डिप्रेशन के लिए क्या बोला है सिगमंड फ्रॉइड ने, लिखिएगा, डिप्रेशन राइजेस फ्रॉम अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस, कौन सी चीज? और कन्फ्लिक्ट्स आते हैं डुअलिटी से। कन्फ्लिक्ट्स कहां से आते हैं? डुअलिटी से। मैं करना ये चाहता हूं, हो ये रहा है, मैं करना ये चाहता हूं,
हो ये रहा है। कई बार हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, चॉइसेस होती हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये करूंगा तो ये फायदा मिलेगा, दूसरी चीज करूंगा तो ये फायदा मिलेगा, दोनों ही फायदे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुलझाएं, इस द्वंद्व को कैसे खत्म करें, इस डुअलिटी को कैसे रिजॉल्व करें, इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एंड करें। In the thinkers class I have already explained that a human being goes from no choice to no choice. When you are a kid you just enjoyed everything, आपको वहां पे चूज नहीं करना था। देखना आप बचपन में जब आप पढ़ते थे, स्कूल में थे, आप एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे 9th क्लास आई तो माँ बाप ने आपसे पूछना शुरू किया कि बेटा 10th के बाद किस फील्ड में जाना है, क्या करना शुरू किया, चॉइस देना शुरू किया। और जैसे ही आपके माइंड में चॉइसेस आने लगे, ऑप्शन आने लगे, आप किस चीज से गुजरने लगे, यार मैथ्स भी ठीक लगती है, साइंस पूरी अच्छे नंबर ले आता हूं, बायोलॉजी भी ठीक है, पता नहीं है लेकिन कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर, सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। लेकिन समाज आपको बोलेगा चूज करो, सब कुछ तो नहीं बन सकते। और जैसे ही बोलता है चूज करो तो आदमी खुश होता है कि अरे चॉइस मिल रही है, लेकिन ये चॉइस नहीं है, ये आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट डालने की तैयारी है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई भी है कि हर इंसान हर फील्ड में तो एक्सेल नहीं कर सकता, उसे तो एक फील्ड चूज करना पड़ेगा। बट द चॉइस और द चूजिंग अ फील्ड बिकम्स अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन माइंड। बट क्योंकि जब सब कुछ अच्छा है तो फिर आप मेजर करते हो कि डॉक्टर बनूंगा तो इतने साल पढ़ना पड़ेगा, फिर 10 साल क्लिनिक चलाऊंगा, तब जाके 20-25 साल बाद मेरी कमाई चालू होगी। 4 साल इंजीनियरिंग करूंगा तो डायरेक्टली 4-5 लाख का तो पैकेज, 6 लाख के पैकेज से शुरुआत कर ही दूंगा, तो डे 1 से कमाने लगूंगा, तो ये चूज कर लेता हूं। तो फिर आप दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स बेनिफिट मेजर करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड बोल रहा है कि अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। अब अनरिजॉल्व भी हैं और अनकॉन्शियस भी हैं। जैसे बचपन में पेंटिंग करना अच्छा लगता था, बचपन में पोएट्री अच्छी लगती थी, बचपन में थिएटर करना अच्छा लगता था या एक्ट करना अच्छा लगता था, लेकिन एंटर हो गए जेई के फील्ड में, शायद आपको पता भी नहीं था कि आपको शायद लिटरेचर लेना चाहिए था, मतलब ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए, शायद आपको कॉन्शियसली कभी उस चीज का, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं था मार्केट में, नोबडी डिस्कस्ड अबाउट इट, यू लाइक्ड इट, दैट्स इट। अब जैसे ही आपने इंजीनियरिंग की, धीरे से आपको, आप कॉलेज में हैं, आप फ्री हैं, यू आर ओपन टू टॉक विद पीपल, विद फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ यार मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट तो शायद लिटरेचर में था। फिर आप बुक रीडिंग शुरू करते हैं, धीरे 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 फिर आपके अंदर के जो ये रिप्रेस्ड, अनरिजॉल्व, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन तब तक लेट हो चुका होता है। अब तो आप दोबारा से पूरा पाथ चेंज नहीं कर सकते, तो ये आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो जब आप जिंदगी में वो काम ना कर पाए जिसके लिए शायद आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट था, एक टैलेंट था, एक इनेट एबिलिटी थी, और वो छोड़ के आप कुछ और करेंगे, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? यही हुआ ना युवराज सिंह के साथ। युवराज सिंह अपने पापा को क्यों गरियाते रहते हैं? उनके पापा ने उनको बोला कि क्रिकेट ही खेलना है तेरे को, और वो क्या बोल रहा है, मुझे क्या बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है। अब ये जो द्वंद है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो डुअल ऑप्शंस हैं उसकी लाइफ के, यहां पे उसकी चली नहीं और वो क्रिकेटर बन गया। क्रिकेटर बनते बनते उसको सक्सेस मिलने लगी, सक्सेस मिलने लगी, नाम होने लगा, फेम होने लगा, पैसा आने लगा, तो वो जिंदगी में आगे बढ़ गया। फिर जब उसके पास 300-400 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, उसने रिटायरमेंट ले लिया, उसको कैंसर हो गया, उसने कैंसर से भी फाइट बैक कर लिया, फिर वो एक दिन बैठा, अब बैठ के सोचा कि करना क्या था और कर क्या गए। तो उसको चमका कि खेलना तो मुझे फुटबॉल पसंद थी और मैंने जिंदगी काट दी क्या खेल के, क्रिकेट। अब वो किस में चला गया? लोग 300 करोड़ कमाने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं यही समझा रहा हूं, हमें लग रहा है पैसा आते ही जिंदगी का सारा सुख हमारे जेब में होगा, लेकिन ये होगा सबसे पहले, क्योंकि अब जिंदगी निकल गई, अब एनर्जी चली गई,
अब वो जो रिप्रेस्ड अनकॉन्शियस थॉट्स थे, जो डिजायर्स थी, अब उसको फुलफिल करने की एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति नहीं बची। तो अब वो जिंदगी भर आपके मन में एक अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की तरह बैठ जाएगा और आपको किस तरफ लेके जाएगा? एंगर की तरफ। हमेशा आप खुद से चिढ़ेंगे, दूसरे बोलेंगे अरे सर युवराज सर, युवराज सर एक फोटो, युवराज सर एक फोटो सर, और युवराज अंदर अंदर बोल रहा है भाई मैं खुद डिप्रेशन में हूं यार, मेरी फोटो मत लो। That's how the things work. That's how the mind and the overall consciousness work. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो? Mechanism, love of a loved object, anger turned inward, low self-esteem, sorry, loss of a loved object. उसके बाद symbolic losses जैसे job status can trigger similar responses. फिर सुपर ईगो का डोमिनेंस होता है, लीड्स टू गिल्ट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। राइट, क्लियर? तो इस तरह से 3 स्टेज में आपके साथ क्या होता है, जो आपका प्राइज्ड पोजेशन है वो आपने खोया तो आप खुद को कैसा समझने लगे, लो सेल्फ एस्टीम वाला। उसके बाद प्राइज्ड पोजीशन खोने के बाद 2-3 और लॉसेस हो गए आपकी लाइफ में, जैसे आपको प्रमोशन नहीं मिला, जॉब खोना छोड़िए, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, तो फिर आपका सेल्फ एस्टीम और हर्ट हो गया। अब इसका ब्लेम आप समाज पे डाल सकते हो, दुनिया पे डाल सकते हो, दैट एवरीथिंग इज अनफेयर। ऊपर की दोनों थ्योरीज में हमने पढ़ा एवरीथिंग इज अनफेयर टू मी। लेकिन यहां पे सुपर ईगो क्या बोलेगा? इड, ईगो और सुपर ईगो 3 थे ना कंपोनेंट्स, तो सुपर ईगो क्या बोलता है? मॉरल प्रिंसिपल को जगाता है। मॉरल प्रिंसिपल क्या बोलेगा? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस बोलेगा दूसरों को ब्लेम मत करो, तो किसको करो? खुद को करो। तो खुद को करोगे तो किसकी तरफ जाएगा? तो क्या करेगा? और अल्टीमेटली और क्या होने वाला है? ये है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी। अब ये पढ़ने में तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जो स्टेप्स हैं ये आप सेकंड्स में प्रोसेस करते हो। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप भी इस एक्ट से गुजर रहे हो, इस प्रोसेस से गुजर, आप मानोगे नहीं, क्योंकि इतनी क्विकली गुजर रहे हो कि आपको रियलाइजेशन भी नहीं है कि आपके साथ ये हो रहा है। इसीलिए टॉक थेरेपी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको बैठा के आपके साथ क्या करना पड़ता है? बातें करनी पड़ती है, आपको समय देना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। और जब आप एक छोटी 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 थॉट प्रोसेसेस को इंप्रूव करोगे तो माइक्रो कॉज विल चेंज द मैक्रो कॉज। कहने का मतलब है इंसान अगर अपने अंदर छोटा सा बदलाव कर ले तो वो पूरे यूनिवर्सल सेटिंग को अपने अराउंड बदल सकता है। ये इंसान में ताकत है, इसलिए बोलते हैं मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन। ये बात आपको समझनी होगी। एंड व्हेन यू से दैट सेंटेंस, यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ, you are in charge of your destiny, that means you are not in depression, you are highly positive personality। क्या डिप्रेसिंग लोग अच्छे लीडर बन सकते हैं? बताइए भाई, सभी बोलिए। नहीं बन सकते। कौन रहना चाहता है? निगेटिव लोगों के तो आसपास लोग नहीं रहना चाहते, लीडर कहां से बनेगा वो? तो लीडर बनने के लिए होप चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो लीडरशिप क्या नोलन कमेटी की लिस्ट में है? बिल्कुल सही बात है। सो बिहेवियरिस्ट थेरेपी वाया लिविंसन एंड फर्स्टर, लिख लीजिएगा। कोर आइडिया, बहुत शॉर्ट में मैंने हर चीज लेके आया हूं आपके सामने, ताकि अगर 7 मार्कर भी आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि मेंस की नई कॉपी आ गई 2025 की। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है, ज्यादा हाईलाइट भी नहीं हुआ। वो जो नई कॉपी है उसमें 10 मार्कर में कोई चेंजेस नहीं है, 2 मार्कर में भी कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन 7 मार्कर में 13 से वापस से 11 लाइंस कर दी गई। कितनी लाइन कर दी गई हैं? तो ध्यान रखिएगा। तो कंटेंट आप 11 लाइन के हिसाब से तैयार करो 7 मार्कर में, राइट? सो 1 2 3 4 5 6 जितना कंटेंट है ना, इतने आप जब लिखोगे कॉपी में तो आराम से 10 to 11 लाइंस में आ जाएगा। इतना ही कंटेंट रेडी करके चलना है। बट इफ द 2 मार्कर क्वेश्चन कम्स, द राइट डाउन द कोर आइडिया or the name of some sub points, operant conditioning, social learning, like that. Clear? चल, बिहेवियरिस्ट थेरेपी के लिए कोर आइडिया, डिप्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम लैक ऑफ द पॉजिटिव reinforcement and the social withdrawal। जैसे बचपन में आपको बोला कि बेटा पढ़ो, साइकिल दिलाएंगे, बेटा पढ़ो, घूमने ले जाएंगे पचमढ़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ
पापा मम्मी को लगा कि अब आप ऑटोमेटेड मोड में जा चुके हो पढ़ने के लिए, तो उन्होंने आपको क्या देना बंद कर दिया, रिवॉर्ड देना बंद कर दिया। अब जैसे जैसे आपको रिवॉर्ड मिलने बंद हो गए, ना तो पापा पचमढ़ी घुमाने ले जाते हैं, ना मेरे को मनपसंद मोबाइल दिलवाते हैं, ना मेरे खुशी का कोई ठिकाना है उनको कि क्या कर रहा लड़का क्या नहीं। तो रिवॉर्ड्स लूज हो गए तो क्या होगा, और उससे क्या होगा फर्दर, उसे लगेगा छोड़ो यार, अब किसी को जब मेरी पड़ी ही नहीं है, कोई मुझे रिवॉर्ड देता ही नहीं है, किसी को मेरी खुशी का कोई कंसर्न ही नहीं है अबाउट माय हैप्पीनेस, माय वेलबींग, माय पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, तो व्हाई शुड आई इंटरेक्ट विद एनीवन। तो ही विल स्टार्ट लिविंग इन आइसोलेशन, ही विल स्टार्ट लिविंग इन आइसोलेशन। अब सोशल लर्निंग क्या है, डिप्रेसिव बिहेवियर्स में बी रीइंफोर्स्ड बाय सिंपैथी और अटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन में रहने से सिंपैथी मिलती है और अटेंशन। ये तो मैंने आपको बताया था मदर्स के केस में ऐसा होता है, आपके इंडियन मदर्स के केस 100% केस यही है, क्योंकि इंडियन मदर्स को कोई और तो भाव देता नहीं, ना बच्चे ना हस्बैंड। तो जब उसको बीमार होने पर सिंपैथी मिलती है कि अरे भाभी घुटने में दर्द है, अरे अरे मैं समझती हूँ भाभी आपका दुख, तो जब दुख में लोग आपसे बात करना शुरू करते हैं, सिंपैथाइज करना शुरू करते हैं, अटेंशन देना शुरू करते हैं, तो वो अटेंशन, वो सिंपैथी, वो रीइंफोर्समेंट बन जाता है डिप्रेसिव स्टेट में। तो डिप्रेसिव स्टेट में रहना आपको कबूल है, आपको एक्सेप्टेड है कि रहो इस डिप्रेशन में, नहीं तो लोग क्या नहीं देंगे। तो यहां पे रीइंफोर्समेंट मिल रहा है डिप्रेशन में रहने से। बात समझ में आई? तो इसीलिए घर वालों की पहली ड्यूटी है कि बच्चे को अच्छे परफॉर्मेंस में हमेशा रीइंफोर्समेंट दें, हमेशा मतलब हमेशा, नहीं तो वो समाज में गलत रीइंफोर्समेंट ढूंढने निकल जाएगा। जैसे आज की डेट में जेनजीज हैं या कोई है, तो वहां पे स्लैंग्स, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करना कूल है। क्या है? कूल है। अब जैसे घर में अगर कोई अच्छा काम करने, पढ़ने का या अच्छे बिहेवियर का रिवॉर्ड नहीं, जनरली हमारे घरों में मैंने देखा है कि बच्चा जब अच्छा बिहेव करता है, पढ़ाई नहीं, जब अच्छा बिहेव करता है तो उसे रीइंफोर्समेंट नहीं देते, क्योंकि उसको ये उसकी ड्यूटी समझते हैं। कोई घर में घुसा, आपने नमस्ते नहीं किया, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि बेटा नमस्ते करो तो हम आपको रीइंफोर्स करेंगे, उल्टा क्या बोलेंगे, नमस्ते नहीं किया, बहुत उड़ रहे हो, खुद को समझने लगे हो, बहुत दिमाग चल रहा है तुम्हारा, बड़े हो गए हो बहुत, हाँ बदतमीजी करते हो, हमारी नाक कटाते हो। तो आपने नमस्ते नहीं किया तो आपको 10 बातें सुनने मिलेंगी, दौड़ के पानी नहीं लाए, 10 बातें सुनने मिलेंगी, पापा 7 बजे घर आए और तुम घर में नहीं मिले, 10 बातें सुनने मिलेंगी। लेकिन अगर वो टाइम से घर आए, सबको आते साथ नमस्ते करे, जो भी एटिकेट्स हैं, आए तो कोई पानी पूछ ले, इसका आपने उसे रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं दिया? कि पापा घर पे आए और पापा को दिखा कि बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, खेल के आ चुका है, तो क्या पापा ने बच्चे को बोला कि वेरी गुड बेटा, तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो, देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे? क्या ये पापा बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पापा तुम्हारी इस गुड हैबिट को थैंकलेस जॉब समझते हैं कि तू कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, हमारा कुछ थोड़ी कर रहा है, हमें थोड़ी पैसा देगा तू कमा के। ऐसे थैंकलेस एटीट्यूड के कारण आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, आपको रिइंफोर्समेंट नहीं मिलता, तो आप क्यों करोगे? नहीं करोगे आप। फिर आप ऑफिस में गए, स्कूल में गए और आपको 4 दोस्त मिले जो जेनजीज हैं, जो बिल्कुल अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, और उनने बोला फक मैन, फक मैन, 4 बार जब तक आप फक नहीं बोल रहे हो वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो ये बोलेंगे बेटा यही कूल है। तो रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, अटेंशन मिल रहा है, तो आप स्कूल जाएंगे जब तक आप 4 वर्ड ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार आई फक्ड अप मैन यार, तो दोस्त बोलेगा वाह क्या बोला है, रीइंफोर्समेंट। तो आपका ध्यान बोले अच्छी पढ़ाई करने से तो ना आजकल घर वाले रीइंफोर्समेंट देते हैं, कम से कम दोस्त तो अटेंशन देते हैं यहाँ पे फक वर्ड यूज करने से, लेट्स यूज इट। तो रीइंफोर्समेंट बिहेवियर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिना रीइंफोर्समेंट के, बिना रिवॉर्ड्स के। लेकिन सर आप बोलेंगे भगवत गीता में लिखा है फल की चिंता, और अभी समझा रहे हो बिना रीइंफोर्समेंट के बिहेवियर नहीं बढ़ता। तो इस डिलेमा को बाद में रिजॉल्व कर लेंगे, बट अभी जो समझने वाली बात है वो हम समझ गए। नेक्स्ट है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। क्या बोलती है? एवरी पर्सन हैज एन इनेट ड्राइव टू ग्रो, फुलफिल,
पोटेंशियल एंड बिकम देयर ट्रू सेल्फ। कार्ल रॉजर ने ऐसा बोला था। किसने बोला था? कार्ल रॉजर। Self concept versus real experience. So when the congruence happens and self image aligns with actual experiences, psychological well-being occurs. कहने का मतलब, अगर आप खुद को तोप समझते हैं कि अरे मैं जिस एग्जाम में हाथ डाल लेता हूं वो एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर सपोज ऐसी मानसिकता, ऐसी थिंकिंग, ऐसे एटीट्यूड के साथ आप इंदौर में लैंड किए और आपने कोई भी एग्जाम पहला दिया और सही में आपका प्री निकल गया, छोड़िए मेंस, छोड़िए इंटरव्यू, प्री निकल गया पहले ही अटेम्प्ट में, तो आपकी सेल्फ इमेज किसके साथ अलाइन हो जाएगी? तो आप बोलोगे देखा मैंने बोला था ना बेटा, मैं जो परीक्षा देता हूं उसमें क्या हो जाता हूं? सिलेक्ट हो जाता हूं। भले ही फिर मेंस का ना निकले तो आप बात ही मत करना उन दोस्तों से जिनके सामने शेख ही बघार रहे थे। बट आपको अगर पहला एक्सपीरियंस मिल गया आपके सेल्फ इमेज से कनेक्टेड, है कि नहीं? अब जैसे ऋतिक निकले सुबह सुबह कि भाई मैं तो ग्रीक गॉड हूं, सुबह सुबह उठा, अपना जिम किया, आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, हजारों लाखों करोड़ों लड़कियां मरती मेरे ऊपर, ये उसने एक सेल्फ इमेज बना ली सपोज। अब सुबह सुबह निकला कार लेके, पहुंचा फिल्म सिटी शूटिंग करने, वहां जितनी लड़कियां हैं ऋतिक 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 करके सर फोटो सर फोटो। अब आपकी सेल्फ इमेज किसके साथ अलाइन हो गई? तो आपका रीइंफोर्समेंट मिला आपको। क्या मिला आपको? रीइंफोर्समेंट की जैसा मैं सोचता हूं सच में वैसा ही है। एक जमाने में कहा करते थे कि राजेश खन्ना की गाड़ी में लोग लड़कियां किस करके चली जाती, लिपस्टिक लगाती थी, कार में किस करती थी और फिर चली जाती। अब राजेश खन्ना जी से तो नहीं मिल पा रहे हैं, कम से कम उनकी गाड़ी पे ही कर ले। तो किसको? राजेश खन्ना? क्या ब्लैक सूट? क्यों क्यों? अच्छा so your self image aligns with the actual experience. Incongruence क्या होगा? दोनों के बीच क्या हो जाएगा? दोनों के बीच क्या होगा? मैच होगा कि मिसमैच होगा? मिसमैच होगा। तो मिसमैच होने से क्या बढ़ेगी? यार कहीं मैंने गोल ही तो गलत नहीं बना लिया, या मैं अपने बारे में गलत सोचता हूं, राइट? जैसे आप किसी से मिलो, नए नए जोश जुनून में आते हो, मैं भी यंग था, जॉब वॉब करके आया, दिल्ली पहुंचा, मैंने बोला कुछ नहीं जी बस अभी दूंगा यूपीएससी और अभी सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो मेरे बगल में एक भैया रहते थे, उनको 5-6 अटेम्प्ट हो गए थे। बोले बेटा बड़े बड़े लोग आए यहाँ पे महारथी और इस कुरुक्षेत्र में, और बड़े बड़े गए, ठीक है तो ज्यादा उड़ो मत। उनने मेरे से ऐसा, वो मेरा दिमाग और खराब हो गया। मैंने बोला अजीब आदमी हो भाई, तो क्या हुआ यहाँ पर? इसने क्या बढ़ाई मेरी, कि क्या हर्ट किया मेरा, राइट? रूबी बोल रही देवानंद को ब्लैक सूट बैन था ठीक है, राजेश खन्ना, देवानंद अपने टाइम के लेजेंड्स हैं, ठीक है। चलिए, सो नॉलन होक्सेमा की रूमिनेशन थ्योरी और देख लीजिए, राइट? आई थिंक दैट इज द लास्ट थ्योरी, है ना? इसको और एंड करते हैं एंड देन वी विल कंप्लीट ऑल द थ्योरीज रिलेटेड टू द टॉपिक डिप्रेशन। तो रूमिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज रूमिनेशन? persistent negative thoughts, repetitive persistent negative thoughts। तो यहाँ पे rumination refers to repetitive passive focus on one symptoms of distress and the possible causes and consequences of those symptoms। तो पहले तो हम किस पे ध्यान देते हैं? सिर्फ बीमारी पे ध्यान देते हैं, और फिर बीमारी के ऑल टाइम कॉजेस पे ध्यान देते हैं। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो हम बार बार यही सोच रहे हैं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। फिर ये भी सोच रहे हैं एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, बगल से ट्रक आ जाए, सामने से कोई गाड़ी आ जाए, लेफ्ट साइड से कोई ओवरटेक कर जाए। बार 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 अगर आप कंटिन्यूअसली उसी पे फोकस करते रहेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? रूमिनेशन। नॉलन होक्सेमा की थ्योरी है, और ये नाम बस याद रखना कि सुना है डिप्रेशन के सेंस में, इतना भी याद रख लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो फोकस किस चीज पे है इस पर? डिस्ट्रेस पे, इमोशनल स्टैग्नेशन, मतलब वहीं अटक गए हो। जनरली मम्मी लोग अपनी इसी में अटकी रहती हैं,
मेरी मम्मी तो मेरा वो मीटर देखती रहती है, 60 पहुंचा कि 70 पहुंचा, और जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ रही होती है मम्मी की सीट टाइट पकड़ने की ग्रिप बढ़ रही होती है कि बस अब कुछ बुरा होने वाला है। अब तो खैर मैं सीख गया हूँ, अब तो मैं मम्मी बैठती है तो 60 से ऊपर चलाता ही नहीं, कई बार तो 50 भी ले आता हूँ, मम्मी चलने दो आराम से, कोई फायदा नहीं है, अब बेचारे उनको एंजाइटी होती है तो कोई बात, बट रूमिनेशन हो जाता है कई बार। हिली रीजन्स में भी बहुत लोगों को रूमिनेशन रहता है निगेटिव थॉट का, मतलब एक केस है ये ड्राइविंग, वन एग्जाम्पल इज ऑफ ड्राइविंग, बट ऐसा हर डोमेन में हो सकता है, राइट? जैसे अगर किसी को कोई बोल दे कि लड़कों में बहुत कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, अगर ये अपोजिट जेंडर में कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, अगर किसी को बिलीव हो गया तो वो हमेशा डेट पे जाते वक्त क्या सोचेगा? आप बताइए भाई, आप लोग जाते होंगे डेट पे, मैं तो नहीं जाता, मेरी तो शादी हो गई। हाँ, ये बंदा डेट कर लेगा लेकिन क्या नहीं देगा? कमिटमेंट नहीं देगा। जैसे ही आप उससे शादी की बात करोगे, सपोज एवरीथिंग इज गोइंग वेल, वो आपको क्या बोलेगा? आई एम नॉट येट रेडी फॉर इट, आई थिंक हमें और समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए, राइट? अगर बार बार वो एक ही लाइन बोल रहा है, मतलब वो किससे भागना चाहता है? कमिटमेंट। और आपने पहले से ये मान रखा है कि लड़के जो है कमिटमेंट से भागते हैं, और आपको ऐसा एक्सपीरियंस और मिलेगा, तो अल्टीमेटली आप हमेशा इसी चीज पे ड्वेल करेंगे, right? So this rumination needs to be taken care of. It's not a problem solving, it's a dwelling on negative emotions. आपने किसी के बारे में एक परसेप्शन बना लिया, अब आप उसी पे ड्वेल करते रहते। बात समझ में आई? विदाउट टेकिंग एक्शन, और इसमें एक्शन लेते नहीं हो, बस वहीं बैठ के क्या करते रहते हो? सोचते रहते हो। सो दिस इज द बेसिक मैट्रिक्स about the different theories which you can note down, right? As a short answer, अगर 11 मार्कर में आ गया ये सेम क्वेश्चन कि what are the different theories of depression, तो all the theories which we have learned today you can draw it in a tabular format. What is the theory's name, what is the key idea, and what is the psychological mechanism? तो cognitive triad हमने किस में पढ़ा था? पहली थ्योरी में पढ़ा था, एरॉन बैक की, राइट? और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी इसमें पढ़ा था। लर्नड हेल्पलेसनेस में क्या पढ़ा था? एट्रीब्यूशनल स्टाइल, इंटरनल स्टेबल ग्लोबल। साइकोडायनेमिक थ्योरी में आपने अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में सेल्फ कंसेप्ट का मिसमैच पढ़ा। बिहेवियरलिस्ट थ्योरी में ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी रिइंफोर्समेंट नहीं मिलने के कारण आप निगेटिविटी की तरफ, डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। रूमिनेशन में अगर एक बार निगेटिव इमेज बन गई तो उसी पे स्टैग्नेंट हो जाते हैं, तो इट इज मोर रिलेटेड टू द कॉग्निटिव लूप of sadness and emotional stagnancy, ठीक है? So I will share this picture in the group, you can note it down, और आप चाहें तो या तो अभी के अभी नोट करके इसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है? So we will start with the next topic, that is social anxiety disorder, in the next class. Thank you very much.